आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। देश के चुनावी इतिहास का जिक्र जब भी किया जाएगा, इस चुनाव का जिक्र हमेशा अपने मुतनाज़ा बयान के लिए याद रखा जाएगा। इस फहरिस्त में अब एक नाम और नवनीत राणा का नाम भी जुड़ चुका है। अर्बन नक्सल, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग, पाकिस्तान कनेक्शन, राम मंदिर पर ताला लगा दिया जाएगा, क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन देर रात हैदराबाद के चंपापेट में पार्टी वर्कर्स से खिताब करते हुए नवनीत राणा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे हेड स्पीच देने वालों की फहरिस्त में एक और नाम का अब इजाफा हो गया है। साथ ही हैदराबाद समेत मुल्क के फिजा में एक बार फिर नफरत को भी जोर मिला है। सबसे पहले सुनाते हैं आपको आखिर नवनीत राणा ने अपने बयान में ऐसा आखिर क्या कुछ कहा है। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगे। आपने सुना, नवनीत राणा ने कहा तुम 15 मिनट की बात करते हो, तुम बस 15 सेकंड के लिए ही पुलिस हटा लो। छोटा भाई बड़ा भाई किधर आया और किधर को गया पता ही नहीं चलेगा। ये छोटा भाई यानी अकबरुद्दीन ओवैसी और बड़े भाई यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, यानी इन दोनों लीडरों को, जिनमें से एक विधायक है और एक सांसद है, इन्हें खुले तौर पर मारने की धमकी दी गई। इस पर जवाब भी आया। असद ओवैसी ने कहा, मैं पीएम मोदी से कह रहा हूं कि आप 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा लें, हम डरने वाले नहीं हैं। हम यह भी देखना चाहते हैं कि आप में कितनी इंसानियत बची है। यानी अब यह तो साफ हो गया है कि चुनाव के 3 फेज के बाद मसला मारने और मरने तक पहुंच गया है। तो शायद अब बाकी के 4 फेज में शायद ही महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आमदनी, अवाम की परेशानी को लेकर अब किसी तरह की कोई बातचीत हमें सुनाई देगी। बेबाक मुंसिफ में तफसील से इसी मौजू पर करेंगे आज बातचीत। हमारे गेस्ट पैनल से करवाते हैं आपका तारुफ। आसिफ हुसैन सोहेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। देश भर की सियासत पर आप नज़र रखते हैं, लेकिन हैदराबाद की सियासत पर आपकी पैनी नज़र हमेशा रहती है। आप साथ मौजूद रहेंगे, स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। साथ ही हमारे इस वक्त मौजूद हैं टीआर श्रीनिवास, हैदराबाद से बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार हैं, डेटा के साथ अपना जवाब हमेशा देते हैं। श्रीनिवास जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस से संदीप मिश्रा जी साथ रहेंगे, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट पिंटू विपिन तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। इन चारों गेस्ट पैनलिस्ट का इस्तकबाल है बेबाक मुंसिफ में। और गुजारिश भी है, अच्छी बातचीत करेंगे, हेल्दी बातचीत करेंगे, पर्सनल अटैक नहीं। सबसे पहले सभी से आपका स्टैंड में जान लेता हूं, नवनीत राणा के बयान पर क्या आपका स्टैंड रहेगा, उसके बाद सवाल और इल्ज़ाम भी हम ज़रूर लेंगे। आसिफ हुसैन सोहेल साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा, आप ही से जानना चाहूँगा, आखिर ये जो बयान आया क्या असर पड़ेंगे, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, आपका क्या राय है, क्या आपका कहना है? देखिए, इनके कोई बयान से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हैदराबाद एक मोहब्बत का शहर है, अमन का शहर है, जहाँ पे सारे मजहब एक साथ मिलकर पूरे मुल्क भर में एक मिसाल कायम करते। और रही नवनीत राणा, वो एक बड़ी फ्रॉड है। आप उनका इतिहास चेक करिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको जो हो सो फेक सर्टिफिकेट, जो हो सो उनका कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करने पे उनको 2 लाख का जुर्माना किया था। तो ऐसे फ्रॉड और ऐसे झूठे लोगों के बयानों को हम लेकर कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। ये शहर मोहब्बत का है, रहेगा, और इसके अमन कोई खराब नहीं कर सकता। बिल्कुल, टीआर श्रीनिवास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर इनका क्या स्टैंड है। नवनीत राणा जी, श्रीनिवास साहब आप ही की पार्टी से हैं और एक ऐसा बयान जिससे मुल्क की फिजा ज़रूर कहीं ना कहीं ख़राब होती नज़र आ रही है, क्या स्टैंड रहेगा आपका? साथ खड़े नवनीत राणा जी के? मैंने इनका बयान भी सुना जी और ओवैसी साहब का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी सुना जी। मैं समझता हूँ ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर जब चालू है, आई थिंक सुओ मोटो कॉग्निजेंस तो इलेक्शन कमिश्नर तो लेगा और लेट देयर बी लॉ इट्स टेक इट्स ओन कोर्स। और ये जहां तक मेरा जाती राय है, इट्स नॉट अबाउट द पार्टी। आई विल नॉट लाइक टू कमेंट। लेट द honorable MP who is there in the
क्वेश्चन उनको ही आंसर देना पड़ेगा किस हालत में, किस संदर्भ में उन्होंने दिया है। और इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूं अब तक तो कंप्लेंट जा चुका होगा, उन्हीं को इसको डिसीजन में आने दीजिए। बिल्कुल, एमआईएम की तरफ से चुनाव आयोग में शिकायत जरूर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर कब कार्रवाई करेगा वो इलेक्शन कमीशन का मसला बन जाता है। लेकिन बीजेपी जिस नजरिए से इस मुद्दे को डिफेंड कर रही है, वो बार बार 12 साल पुराने किस्से पर चले जाते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था उसी का जवाब नवनीत राणा ने दिया है। क्या ये जवाब देना सही था, सही मौका था, क्या लगता है आपको? आपने मेरे से पूछा? जी जी, श्रीनिवास जी आपसे। ओके, देखिए ऐसा है, सभी साइडों से, सभी पक्षों से सभी स्टेटमेंट्स निकाले जा रहे हैं, बातें की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, एमआईएम की तरफ से, बाकी सब जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं, हमारी भी वो बातें तोड़ मरोड़ के की जा रही है, विच उसका मीनिंग अलग निकलता है। वो बात दूसरी है कि अगर हम ऐसे ऐसे बातों पे अगर हम ध्यान देने लगे तो असल मुद्दे जो है वो दरकिनार हो जाते हैं। सो मैं समझता हूँ हम जिस फोकस से निकले हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप लोगों ने उनके इंटरव्यूज देख रहे हैं, उन्होंने ओपनली बोला है, ये देश जो यहाँ पर रहते हैं उनका है, और जो यहाँ के सिटीजन है उनका है। कोई यहाँ पे ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, सब संविधान के नीचे एक है। और उसी तरह से हम साथ में लेके चलेंगे। और प्रधानमंत्री का जो गारंटीज हैं, एवरीथिंग, जितने भी जा रहे हैं, जितने भी साथ में लेके जा रहे हैं, जितने भी अलॉकेट हो रहे हैं, सबको एक साथ समान हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे रेटोरिक चलता रहेगा, जहां इलेक्शंस में होता रहेगा, सब साइड से होगा। लेट मी प्ले अ डेविल्स एडवोकेट हियर। हर साइड से होगा। और मैं समझता हूँ यू हैव टू राइज अबाउट दीज स्टेटमेंट्स, एंड मेरे हिसाब से आपको बड़े इश्यूज देखने पड़ेंगे। विपिन तोमर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पिंटू तोमर जी, आपसे भी मैं पहले आपका स्टैंड जान लेता हूं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुंसिफ टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। क्या स्टैंड है आपका? नवनीत राणा जी का ये बयान ऐसे मौके पर आ जाना जहां पर 3 फेज के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, हैदराबाद की फिजा में एक नफरत घोलने वाला बयान है, एमआईएम का ये कहना है, आपकी क्या राय इस पर? प्लेयर उसी हिसाब से खेलता है जिस हिसाब से उसका कोच या कप्तान कहता है। 2 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी के सबसे नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का स्ट्रेटजी अपनाई है, जिस तरीके ध्यान दे रहे हैं, भाजपा राणा ने भी लाइन को पकड़ा है। हालांकि बयान को ठीक कराया जा सकता ना, 2013 में अब बयान दिया था उसको कराया जा सकता है, लेकिन समझनी होंगी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से है और पाने का एक कारण है। आप देखें तो 2004 में एआईएम वोट प्रतिशत काना में 2019 में बढ़कर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का अगर हम वोट शेयर देखें 2019 में देखें तो तकरीबन दुगना हुआ है। वर्ग में ये नहीं कहता था, एक वर्ग के लोग जरूर इस तरह के बयान की, चाहे वो अकबरुद्दीन का हो या नवनीत का हो, उससे अफेक्टेड होते हैं। हालांकि कहाँ से आती है ये एक बड़ा सवाल है। हर पार्टी का नेता कभी ना तरह की कोई टिप्पणी या व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, उसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि रणदीप सुरजेवाला ने किस तरीके भारतीय जनता पार्टी की मालिनी को लेकर टिप्पणी करी थी। एक्शन क्या लिया गया? एक्शन ये लिया गया कि उनको कुछ रोक दिया गया। जनता को भी समझना होगा, जनता का हालांकि एक बड़ा वर्ग अफेक्टेड नहीं होता है, बयान दिए जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब 2013 में साहब ने बयान दिया था तो मंच पे ताली बजी थी जलसे के दौरान जब दिया था। इसी तरीके से जब नवनीत राणा मंच पे ताली बजी, तो वर्ग का कुछ छोटा सा हिस्सा माना जा सकता है कि अफेक्टेड होता है, लेकिन सारा अफेक्टेड नहीं होता है। वहीं अगर कड़ी कार्रवाई ऐसे बयानों पर इलेक्शन कमीशन या कोर्ट लेने लगे तो इस तरह के बयानों पर रोक लगना संभव है। संदीप मिश्रा जी भी जुड़े हमारे साथ। आप कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता हैं, काफ़ी तेज तर्रार हैं, बेबाकी से आप भी जवाब देते हैं। आपका भी स्टैंड इस पर जान लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इल्ज़ाम और सवाल भी ज़रूर लेंगे। संदीप मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नवनीत राणा के इस बयान पर आपको आपत्ति है, कितनी है, और किस तरह का आपका जो नज़रिया है? अभी तो सफ़र
अभी तो बस आगाज। मोदी जी क्या भर के पाकिस्तान मुसलमान मुसलमान जंग करने के बाद जब हताश हो गए तो मट्टी पे पर मंगलसूत्र पर फिर वहां लगा कि तीसरे चरण तो फिर मोदी जी ने दो सहारे, क्योंकि स्मृति ईरानी तो कंगना और अब नवनीत के सहारे। दुर्भाग्य है इस देश का प्रधानमंत्री हो शख्स की इज्जत करता। ओवैसी साहब के खिलाफ किनको खड़ा कर दिया? घर के आवास के बाद क्या दिशा पड़ रही थी? कौन सी पन्ने पर कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है धर्म का प्रदर्शन प्रदेश? जब उन्होंने संविधान की धारा समझा तो उद्धव ठाकरे बलशाली नेता ने उनको उस जगह पहुंचा दिया जहां, लेकिन अब भड़काओ पार्टी बीजेपी, भड़काओ जंग पार्टी, भड़काओ जुमला पार्टी, भड़काओ जुल्म पार्टी, भड़काओ जेल पार्टी ने को अपना मान मोदी के इशारे पर को। हालांकि मिनिस्टर साहब भी इंसाफ नहीं है, ये झंडा बरदार रहे हैं तो घेर रहे हैं। ये बैरिस्टर सही सच नहीं है। साहब ने हमेशा आज उन्हें रोक दिया है, बैरिस्टर फंस गए हैं कि मैं कहते ना कि अब ना छोड़ू या ना छोड़ू उस स्थिति में आज उन्होंने जो हरकतें की बीजेपी को पालने को झंडा उठाने को, तो गाली देने का मान उनके खिलाफ होते रहे। दोनों ही भाइयों ने यही काम किया, दोनों को मोदी ने घेर कर। संदीप मिश्रा जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर मैं महसूस कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा माइक या तो आप करीब कर लीजिए। आसिफ हुसैन सोहेल साहब के पास चलते हैं। आसिफ साहब, बीजेपी इस मुद्दे को जिस तरीके से डिफेंड कर रही हैं, वो बता रही हैं कि ये काउंटर था, ये जवाब था उस बयान का जो 12 साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया गया था। क्या आपका इस पर रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए, इस बयान को कोर्ट ने क्लियरली उनको बाइज्जत बरी किया है ये केस के अंदर। अगर ये झूठ के ऊपर अगर चुनाव लड़ना चाह रही है बीजेपी, तो ये उनका एक पूरा मुल्क में समझ में आता है कि वो बौखला गए हैं, डर रहे हैं देखते कि ये लोग का यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रूट क्यों अपने काम से जाने जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी एक जैयद मुजाहिद का नाम है जो तालीम देते हैं, लोगों को मुफ्त तालीम देते, कई समाजी काम करते, उससे वो जाने जाते, ना बल्कि वो नफरत बांटने में जैसे बीजेपी करती है। वो सिर्फ नफरत हो, मॉब लिंचिंग हो या मजहब के नाम पे मारा जाता है, खाने के नाम पे जो उसको पाबंदी की जाती है, ऐसे कई इश्यूज है। हमारे हैदराबाद में सारा एक गंगा जमुना की तहजीब है और सब मिलकर सारे यहाँ पे रहते हैं। उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई मंदिरात आते हैं, उसको खुद उन्होंने अपना फंड से जो हो तो सैंक्शन करवा के बनाया है। अब इन लोगों ने मुद्दा नहीं है तो ये झूठ को लेकर आ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उनको बाइज्जत बरी किया गया है, तो ये मानते नहीं है। तो ये इसका क्लियरली देखिए, आपको भी समझना चाहिए, बीजेपी हो या आरएसएस हो, ये संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, लॉ पे भरोसा नहीं रखती है, इसलिए ये इस किस्म के स्टेटमेंट देती है। और ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? वो खुद एक बड़ी फ्रॉड है जो अपने कास्ट का सर्टिफिकेट झूठा बनाकर एमपी इलेक्शन लड़ती है। उसकी बात के ऊपर हम क्यों इतना बड़ा एजेंडा बना रहे हैं? ऐसे कई आए और कई गए। ये शहर हैदर कर्रार का शहर है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ये चीजों की हम इजाजत हम देते नहीं है। ठीक है, आए हैं, खाइए बिरयानी पुराने शहर में, कबाब भी खाइए, अच्छे से खाइए और चले जाइए, एक एज ए पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह। अगर आप यहाँ पे भड़काऊ अगर भाषण देंगे, अगर यहाँ की अगर फिजा खराब करने की कोशिश करेंगे, तो कानून है, यहाँ पे मुल्क में भी कानून है, हैदराबाद के अंदर भी कानून है, कानून इसके ऊपर बराबर इसकी वो करेगा। और ये मैं बीजेपी के जो हमारे काबिल दोस्त बैठे, बहुत अच्छी बात की है। इलेक्शन कमीशन वो करे कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई एक बीजेपी का
लीडर जो है सो उन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ जो है सो बात कर रहा है। बहुत खुशी की बात है, ऐसा होना चाहिए। सच्चाई पे बात करने वाले चाहे कोई भी पार्टी का रहने दो, सच्चाई के ऊपर, अमन की और मोहब्बत की बात करना चाहिए। बिल्कुल, श्रीनिवास जी का हमेशा से अपनी विचारधारा के साथ इनका गहरा लगाव है, अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी को भी ज़रूर परोसते हैं, पेश करते हैं। श्रीनिवास जी, बयान आया वारिस पठान का, नवनीत राणा खुद अपनी सीट से इलेक्शन हार रही हैं, प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर जहां पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, तो अपनी हार की बौखलाहट की वजह से वो हैदराबाद आती हैं और हैदराबाद में इस तरह का एक भड़काऊ बयान देकर चली जाती हैं। क्या कहना आपका इस पर? देखिए, हमारे लर्नर्ड पैनलिस्ट ने एक बात कही है, मैं किसी के खिलाफ नहीं गया, मैंने रूल्स कोट किया है। रूल्स ये है कि इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो कॉग्निजेंस जरूर अब तक तो ले चुका होगा, वो उस पर कार्रवाई करेगी। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। आपको इस पे ज्यादा डिबेट करके इसको और तिल का तार बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो होगा वो लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और पार्टी के बड़े भी हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वो भी सक्षम है, बोलेंगे। और बताइए आप, क्या आपकी पार्टी झूठ के ऊपर चलती है? मुझे बताइए। कोर्ट के स्टेटमेंट को आप लोग नहीं मानते, मुझे बताइए आप। कोर्ट ने इन्हें 22 बरी किया है ना, आप बोलिए। आप कोर्ट ने नहीं किया बोलकर आप स्टेटमेंट देखिए, अगर टेक्निकलिटीज पे जाएंगे ये डिबेट और की बात करिए। देखिए, आप लोगों की पहचान आज इस मुल्क में वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोग आप किया, वो भी सवाल निशान वहां पैदा करता है। अब रहने दीजिए सर। आसिफ सोहेल साहब, सुन लेते हैं पहले श्रीनिवास जी को, उनके बाद इनसे सवाल जरूर इनसे हम लेंगे। पहले सुन लेते हैं श्रीनिवास जी को। जी देखें, ऐसा है, फैक्ट है, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के बातों पे उन्होंने सबका साथ सबका विकास जो हमारा मेन मुद्दा है, सेम मेन प्लांट है, हम उस पे लेके चलते हैं। श्रीनिवास जी, इस पूरे चुनाव में सबका साथ सबका विकास, ये नारा शायद ही प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से किसी मंच पर सुना गया। वो बात कर लेते हैं अक्सर मंगलसूत्र की, पाकिस्तान कनेक्शन की। सबका साथ सबका विकास तो शायद इस इलेक्शन से गायब ही हो चुका है बिल्कुल। देखिए, इंग्लिश में मैं बार बार दोहराता हूँ, अभी भी दोहराता हूँ आपके मुंसिफ चैनल पे। मैं इंग्लिश में एक कहावत, एक वर्ड है मेटाफर। मेटाफर लेके आपको एक्सप्लेन किया जाता है। मेटाफर का मतलब ये नहीं होता कि वो असली मीनिंग वो होता है। वो मंगलसूत्र का जो उदाहरण लेके जो बोला है, मैं आपको यही मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे माननीय राहुल गांधी जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक पिता लेफ्टिस्ट एक जो आइडिया था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो लेके उसने न्याय पत्र में डाला। जो श्याम अंकल उनके थे, उन्होंने उनके छत्र छाया में डाला। अब वो 1960 का जो लॉ है, वो ये 21st सेंचुरी में कहां से? ठीक है, मेटाफर से आपने इसको जोड़ दिया है। मुद्दा हमारा आज का बिल्कुल अलग है, लेकिन एक सवाल जरूर मैं यहाँ पे लूंगा। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी, गुजराती भाषा में उनका वो भाषण है, मैंने सुना जरूर है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन लेगी। ये भी मेटाफर है फिर आपके हिसाब से? देखिए, ये तो मेटाफर नहीं है ना, ये तो डराने और धमकी देने वाली बात हो गई कि कांग्रेस छीनेगी जरूर 2 में से 1 भैंस आपकी। यही तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं घूम घूम के। मैं जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा धन है, मैं उसको एक्सरे करूंगा और उसको मैं बांट दूंगा गरीबों में। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मेरे घर में पुश्तैनी जायदाद मेरे को आती है, मैं पर्सनली मैं आपसे पे लेता हूँ। संदीप मिश्रा जी, जवाब आपसे लूंगा मैं इसका। धन लूंगा और बांट दूंगा कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। क्या रहेगा आपका जवाब इस पर? जायदाद अगर मेरे को मिलती है, तुमको क्या हक है कि वो दूसरों में बांटने का? संदीप मिश्रा जी, इस पर जवाब आपका। एक बात बहुत बुलंद झंडा बरदार होके बोलता हूं कि मेरे को अगर कोई भी पूछ ले देश जाकर, माननीय आदरणीय प्यारे प्रधानमंत्री, बात आपने सच कब बोला था? मेरा प्रधानमंत्री जुमलों का, मेरा प्रधानमंत्री झूठों का बादशाह है। मेरा प्रधानमंत्री रोज 10 कपड़े बनता है और शहजादा। संदीप जी, माइक ऊपर कीजिए जरा, आपका आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हमारे यहाँ से आपकी आवाज फुल की जा चुकी है। अभी ठीक है जी? मेरा प्रधानमंत्री झूठों का बादशाह है। शहजादा उससे कहता है जो 1 जोड़ी कपड़े में कश्मीर से कन्याकुमारी तक नाप देता है, और मेरा प्रधानमंत्री कमरे से कमरा बदलने में 2 जोड़ी कपड़े बदल लेता है। मेरा चौकीदार ऐसा है जो चोरों के साथ खड़ा हुआ है, जो चोरों को कहता कि चंपत राय, तुम राम की गुल्लक से भी चोरी कर लो, तुम्हें आजादी है। मेरा प्रधानमंत्री वो है
जो मणिपुर में जाने से डरता है, घबराता है, उसकी रूह कांप जाती है, जिसे गले में नापता हुआ मेरी बहनों का नहीं, श्रीनिवास जी का जो इल्जाम है वो ये है कि जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर जिनके पास कम है उनको दे दूंगा, इसी पर रहते हैं फिलहाल। ऐसा कुछ है कांग्रेस का कहीं पर स्टेटमेंट, मैनिफेस्टो में है जिक्र इसका? मेरी बात सुन लीजिए, मैं वहां भी आ रहा हूँ जी। मेरा प्रधानमंत्री मंगलसूत्र तो गले में देख लेता है, लेकिन बहनों के जिस्म से उतरते हुए कपड़े को नहीं देख पाता, वहां चुप हो जाता है। मेरे पहलवान बहनों के सम्मान को नहीं देखता है, उनको ब्रजभूषण पेश कर देता है। अग्निवीर की तीर को नहीं देखता, रोजगार के नाम पे पकौड़ा पेश कर देता है। ऐसा प्रधानमंत्री भगवान कभी किसी को ना दे। और रही राहुल की बात, तो श्रीनिवास जी सुन लीजिए, न्याय पथ का, न्याय का योद्धा, न्याय का नायक आज ललकार रहा है, जो कह रहा है कि पहली नौकरी पक्की, जो कह रहा अग्निवीर को जड़ से खत्म कर देंगे, जो कह रहा 30 लाख नौकरी पहले कदम कर देंगे, जो कह रहा है कि एमएसपी पहली किसानों के हाथ को देंगे, जो कहता है 56 का सीना नहीं हो, 56 इंच का गुब्बारा है, लेकिन मणिपुर की बहनों के दर्द में शुमार होता है, उनको गले लगाता है। प्रधानमंत्री जाने से आ जाते हैं, वहां मेरा नायक खड़ा होता है। रही आपकी बात, आपका प्रधानमंत्री मछली देख रहा है, मुसलमान देख रहा है, मंगलसूत्र देख रहा है, भैंस देख रहा है, और अडानी अंबानी को गाली और कहते भर के टेम्पो भर के नोट मार के ये प्रधानमंत्री कितना कमजोर है, उसके राज में काला धन टेम्पो में जाता है और प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। आज की बात नवनीत राणा आई थी, नवनीत राणा का इतना कि एक बैरिस्टर को ललकार, एक अनपढ़ नायक की एक बैरिस्टर है, ये अपने आप में हार है। ओवैसी साहब भले ही भूखी हो, लेकिन ओवैसी साहब पढ़े लिखे आदमी है, वो कायदे के आदमी है, वो इल्म के आदमी है। एक अनपढ़ गवार जाहिल लोग वैसी को मार देंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। आज तो कांग्रेस प्रवक्ता जमकर तारीफ कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के। आसिफ हुसैन सोहेल साहब आपके पास चले आते हैं। चुनाव चल रहे हैं, 3 फेज मुकम्मल हुए हैं, 280 सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी की जो 4 फेज है 263 सीटें वहां भी बचती है। लेकिन जिस तरह का जो चुनाव में जिस तरह के बयानात हैं, जिस जगह पर आज हम पहुंचे वहां पर अब शहजादे, मंगलसूत्र, इसी तरह के बयानात बच रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर के किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की जा रही। आसिफ हुसैन सोहेल साहब, क्या रद्द-ए-अमल आपका इस पर? देखिए, मौजूदा हुकूमत ने कुछ डेवलपमेंट का काम किया होता, ठीक है, चाहे वो तालीम के एतबार से हो या नौकरियों के हो या गरीब को घर के हो या भूखों के खाने के हो, तो वो बात करेंगे ना। वो सिर्फ क्या किया इतने साल में, मॉब लिंचिंग, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, बैंड, हिजाब, ऐसे कई मुद्दे हैं, सिर्फ इनके पास यही है, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर्स है, तो वो उसी की बात करेंगे। तो हमें बुरा मानना नहीं चाहिए। इनका सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेट यही है कि कैसा एक कम्युनिटी को टारगेट करे, एक मुल्क के अंदर अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करे, एक दूसरे कम्युनिटी को एक कम्युनिटी को बताकर डराए, बस यही है। इन्हें बताने के लिए बोले ना, तालीम एतबार से ये लोग ने क्या किया आज तक, ठीक है, नौकरियों की बात की थी, 15 लाख की बात की थी, कई चीजों की बात की थी, क्या हुआ? सिर्फ ये चुनिंदा लोगों को, इनके जो करीबी लोग हैं उन्हें बस अमीर को अमीर करने की कोशिश की है, एक पोलराइजेशन का काम किया है, मुल्क में एक आइडियोलॉजिकल विभाजन की कोशिश की है लोगों ने, पर ये नाकाम है। ये मुल्क कभी ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस मुल्क के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के लिए ठहरेंगे, और ये जो गैंग्स ऑफ नागपुर जो है ना, इनको बराबर जवाब देंगे इस इलेक्शन में, बराबर अपने वोट से, अपने बैलेट से इनको जवाब दिया जाएगा बराबर। पिंटू तोमर जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत सारे चुनाव आपने अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखे हैं, बहुत सारे बयानात हर चुनाव में आते हैं जाते हैं, लेकिन इस चुनाव का जो माहौल अब तक सेट हो चुका है, क्या मुद्दों पर बातचीत की गई है, क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाया गया है, क्या नजरिया है आपका? इस देश में बहुत बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी सत्ता नहीं है उनके शासन के दौरान। अब बहुत देश में प्रधानमंत्री मोदी वास्तविक 10 साल उन्होंने काम किया, वो बताने फेरिस्ट है। तक वही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कामों को नहीं बता रहे हैं, क्या वो सत्ता में रोड मैप क्या हो बारे में जिक्र नहीं कर रहे। दोनों तरफ से अगर हम तो सत्ताधारी पार्टी तो या विपक्ष
हैं वो हों, यदि कोशिश में लग रहे हैं किया जाए या ध्रुवीकरण किया जाए। मैंने जैसे चर्चा बात में कहा था, परसेंट वोटों पे तो फर्क पड़ सकता है। 8 स्कीम पे अगर हम बात करें, तब गुजर चुका है जब इन बातों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। वाली पीढ़ियां पसंद करती है, वो ये चाहती है कि वो सवाल करे, जवाब चाहती है। और जब बयानबाजी आ रही है, अगर हम युवाओं की बात करें, तो ज्यादा वोटर है देश का और सबसे ज्यादा आबादी है। तरह के बयानों से फर्क नहीं पड़ता है। वो सवाल जानना चाहते हैं, वोट दे रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में हमारे क्या करेगा। ये बड़ा कमी है दोनों तरफ से, पास कोई रोड मैप नहीं, इस तरीके से आगे ले जाएंगे, क्या करेंगे महिलाओं बिल्कुल तो हमारी या जो युवा है जो सबसे ज्यादा है वो क्या करेंगे। कमी का हो रही है इस समय चुनाव में, बताने के लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। बात मैनिफेस्टो करें तो जो निर्दलीय होता है उसमें भी अगर आप मैनिफेस्टो को आंखों को पढ़ने में और कानों में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। आसिफ हुसैन सोहेल साहब का भी यही कहना, विपिन पिंटू तोमर जी का भी यही कहना। इस पर जवाब लेंगे श्रीनिवास जी से, लेकिन फिलहाल नवनीत राणा का यह बयान हैदराबाद में तनाव को बढ़ा देता है, सियासी सरगर्मियों को भी जरूर बढ़ा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने उसके बाद यह भी कहा कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ यहीं से चुनाव क्यों लड़ते हैं? इस तरह के बहुत सारे इल्जामात उनकी तरफ से लगातार लगाए गए। असल मुद्दे चुनाव में क्या होने चाहिए, किन मुद्दों पर अब बातचीत की जा रही है, ये एक बड़ा मसला बन चुका है। श्रीनिवास जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। सबसे पहले असल मुद्दों से हटकर क्या चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि हमारे 2 गेस्ट पैनलिस्ट ने इस तरह की बात की है। पिंटू तोमर जी ने भी कहा, आसिफ हुसैन सोहेल साहब ने भी कहा कि असल जो मुद्दे हैं वहां से चुनाव बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है। एक अलग डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही, क्योंकि पिछले 10 सालों में कुछ ज्यादा खास काम किया नहीं है। देखिए, कुछ भी इंसाफ करके किसी पे भी विदाउट एनी फैक्ट्स बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मगर आपके सामने मैं थोड़ा डेटा रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, डेटा पसंद भी है मुझे आपका। हाँ, जब 2014 में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में थे और अब से वो गाड़ी को जो लाद के हम लेके आए हैं, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयबल यूथ 33% से 51% हुआ। सैलरीड क्लास, आपको 19.2 करोड़ पीपल आपको सैलरी क्लास में गए हैं। 8.6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स नॉन ईपीएफ, 90 लाख पर एनम ईपीएफ अकाउंट्स। ये आपका है। और 7 to 8% द लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप डेटा खोल के देखें, मेरा डेटा नहीं है, ये IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, दोनों को कोलेक्ट करके मैं आपको दे रहा हूं। अब ये बोले कि आपने कुछ नहीं किया, आपने ये इकोनॉमी कैसे बढ़ गई, ये तो खुदा ही जाने, क्योंकि हम सो रहे थे, इकोनॉमी बढ़ गई क्यों। और कोविड के टाइम पे जब पूरे दुनिया में मार लगी थी, हमने जो वो काम किया, भले ही वो आप हमें तंज कसे, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, आपके फेवरेट वर्ड यूज करें, मॉब लिंचिंग, ये लिंचिंग, ये मैं भी बहुत सारे यूज कर सकता हूं, मगर डिबेट का मतलब नहीं रहेगा ना। आप समझ रहे हैं ना? श्रीनिवास जी, डेटा आप पेश कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम के डेटा पे मैं भी आ जाता हूं, जरा वो भी आप पेश कर दीजिए। देश किस परिस्थिति में यहाँ पर खड़ा है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश कहाँ था और 2014 से 24 के बीच में कहाँ खड़ा, इस पर आ जाते हैं। देखिए, मेरे को बीच में बोले, मैंने इनको टोका नहीं। आप ये शिष्टाचार मेंटेन करिए, मैं भी बोलूंगा बीच में, फिर आपको बुरा लगेगा। संदीप जी रुकते हैं, करते हैं बात डेटा पर थोड़ी देर। सबको इजाजत है बोलने की, सच्चाई बोलने से आप भी नहीं रोकते। सच्चाई मैं भी बोलूं, सच्चाई गजवाए हिंद क्या होता है जरा बताओ। उत्तर प्रदेश में गजवाए हिंद में फतवा निकला। आसिफ सोहेल साहब बीच में नहीं बोलते, अभी श्रीनिवास जी को मुकम्मल करने देते हैं अपनी बात। श्रीनिवास जी, डेटा पे आप रह रहे थे, पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आ जाते हैं। आपने चालू किया, उत्तर प्रदेश में लोगों ने चालू किया देवबंद से, आप लोग क्यों नहीं बोलते उसका? देखिए, डिबेट के आगाज में मैंने कहा था कि हेल्दी चर्चा करेंगे, पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं होंगे। सोहेल साहब, आपसे गुजारिश है मेरी, कंप्लीट करने दीजिए श्रीनिवास जी को, उनके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। अगर इनके पास सवाल है, मेरे पास भी सवाल है, मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर ये इनके पास उल्टे सीधे सवाल है, मेरे पास भी, मैं भी रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं भी निकालूंगा, डिबेट और कहीं जाएगा। आपको तो उल्टा ही दिखेगी ना, आपको अगर सच्चाई मैं भी नहीं दिखेगी आपको, सच्चाई मैं बोलता हूँ।
तो बोलिए सर, आप मैं बोलता हूँ, मेरे पास भी है तो बोलो ना। छोड़िए, आप कार्ड खेलना छोड़िए, बोलने से कार्ड खेलना छोड़िए। श्रीनिवास जी, आसिफ हुसैन सोहेल साहब जी, दोनों से मेरी गुजारिश है थोड़ी देर के लिए आप रुकेंगे तो इस डिबेट को हम आगे जरूर बढ़ा पाएंगे। इसी तरह से अगर बातचीत करेंगे आप दोनों तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा, सुन भी नहीं पाऊंगा। श्रीनिवास जी, आप डेटा पर थे, वहीं पर चलते हैं वापस। पर कैपिटा इनकम आय की मैंने बात की, एक और इजाफा मैं यहाँ पे जरूर करूंगा। आप बात कर रहे हैं डेटा की, बीजेपी का कोई लीडर अपने मंच से डेटा की बात नहीं कर रहा। मैं तो यहाँ आपको पेश कर रहा हूँ ना डेटा जी। बीजेपी की तरफ से मैं पेश कर रहा हूँ। नवनीत राणा जी भी आई थी हैदराबाद चंपापेट में, पार्टी वर्कर्स को कहती कि डेटा जनता के बीच में लेकर के जाइए, इस पर बात कीजिए। यहाँ पर आके वो कहती है 15 सेकंड दे दो, तो रहते ना आप अपने असल उसी जगह पर। मैं भी बोलता हूँ, डेटा की बात वो कर लेती तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। आज ये डिबेट भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अभी भी बोलता हूँ, इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन देख रहा है और वो एक्ट करेगा। मेरे को उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, पार्टी के बड़े भी देख रहे हैं और पार्टी के बड़े भी हिदायत जाएगी मेरे हिसाब से। तो मेरे को इस पर बोलने की और कोई जरूरत नहीं है। और डेटा की बात करते हैं, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, निर्मला सीतारमण जी मैडम और हमारे डॉक्टर जयशंकर जी और हमारे अन्नामलई जी जो बीजेपी के तमिलनाडु के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी डेटा पे बात की है। देखिए, एक बात बताते हैं, वो कहते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं मिसफायर, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं मिसफायर होते हैं। ये मिसफायर का हर किसी को, हर पार्टी को, हर शख्स को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द पब्लिक लाइफ। ये मेरा जाती राय है। और जब भी मैं बोलता हूँ, मैं बड़े अदब के साथ बोलता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। सोहेल साहब, आपके पास आना चाहूंगा फिलहाल मैं। श्रीनिवास जी रुकते हैं, आसिफ हुसैन सोहेल साहब काफी देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं, इनके पास भी चले आते हैं। इनका जो बयान जो आज आया है नवनीत राणा जी का, इस बयान से हैदराबाद की खास एक सीट की मैं बात करूं, हैदराबाद की सियासत पर आपकी काफी पैनी नजर रहती है हमेशा से। माधवीलता वर्सेस ओवैसी, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था। इस बयान के बाद क्या आप इस सीट पर माहौल बदलता हुआ, बिगड़ता हुआ देख रहे हैं या फिर अभी भी हक में MIM के? सवाल मेरे से क्या है? आसिफ हुसैन सोहेल साहब आपसे ही। बिल्कुल। अरे सर देखिए, कोई असदुद्दीन ओवैसी का कोई मुकाबला नहीं है सर। देखिए, वो एक कामयाब नुमाइंदगी, कामयाब डेवलपमेंट के ऊपर बुनियादी मसाइलों को जो सो आप डेवलप कर जो सो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना बल्कि हिंदू मुस्लिम तीर मारते हुए, नाचते हुए, ठीक है, ये चीजों पे तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना वो। देखिए, वो जो कैंडिडेट बीजेपी से लड़ रही है वो अपनी ब्रांडिंग करने के लिए ठहरे हैं, वो कोई चुनाव के लिए नहीं ठहरे हैं। वो तो हर किसी सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। देखिए, जो चुनाव होता है डेवलपमेंट के ऊपर होता है। हैदराबाद को अगर लड़ रही है तो हैदराबाद के अंदर कितने गलियां हैं, कितने मोहल्ले हैं, कहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, उनको क्या पता है, मुझे बताइए आप। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, ये चुनाव के टाइम पे आते हैं, देखते हैं, चुनाव के अंदर कई नौटंकियां करते हैं, फिर निकल कर चले जाते हैं। ठीक है, करने दीजिए। देखिए, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। अब हमारी बहन को इलेक्शन लड़ने दीजिए। अच्छे उनको लोग जो सो उनको एक एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लोगों को बाहर जाते हैं, वो तीरों से तीरंदाजी के नुमाइंदगी कर रहे हैं, नजारे कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर लूंगा आसिफ हुसैन सोहेल साहब, वरना ये डिबेट मुकम्मल नहीं होगी, इल्जाम मुझ पर भी लगेंगे। अगर ये बयान गलत था नवनीत राणा जी का, तो क्या 12 साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान सही था? सर देखिए, कोर्ट ने तो उन्हें क्लियर चिट दे दी। बयान वो भी गलत था और ये भी गलत था, यही स्टैंड है आपका? वो पूरा मॉड था, वो पूरा डॉक्टरेट था, कोर्ट ने दे दिया है, तो उसके ऊपर आप और मैं बहस करके तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, गलत था या नहीं था, इसी पर रहते हैं फिलहाल। अगर ये बयान गलत था तो वो भी गलत था। कोर्ट की कार्रवाई तो यहाँ भी होगी ना, अभी तो वक्त गुजरा भी नहीं है ना उतना। चुनाव आयोग में गई है शिकायत। कोर्ट का जजमेंट नहीं आया ना, कोर्ट का जजमेंट नहीं आया तो बराबर सवाल कर सकते हैं आप। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वो लोग को तो आप बोल रहे नहीं है ना आप। वो लोग को कोई इतना एथिक्स नहीं है। एक ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर चिट दे दी है, उनको ये स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया था, ये पूरा डॉक्टरेट था बोलकर। आप उसके बाद उसके ऊपर बयान के ऊपर अगर आप बहस कर रहे हैं तो बेबुनियाद बहस है। ये तो अभी प्रेजेंट का हुआसो है। ये एक इबादत गाह को जो सो टारगेट करके तीर मार रहे हैं वो, ठीक है, कोर्ट में है, कोर्ट के अंदर चलने दीजिए। बट ये प्रेजेंट जो इशू है वो बता रहा हूं। बिल्कुल, शिकायत दर्ज करा दी है MIM ने चुनाव आयोग में। दे रहा हूं मैं, क्या कार्रवाई चुनाव आयोग करता है, इस पर भी बनाए रखेंगे नजर। आसिफ हुसैन सोहेल साहब, आपने बहुत कम वक्त हमें दिया था, आपने कहा था कि 8:45 पर आपको जाना है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी बातचीत में जो आपका सहयोग रहा उसके लिए मुंसिफ टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिंटू विपिन तोमर जी, आपके पास मैं इस वक्त आना चाहूँगा। अब जो मामला है वो विचाराधीन है, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी जा चुकी, लेकिन चुनाव आयोग पर भी तो लगातार शिकायतें और इल्जामात लगते रहे हैं। 17 नोटिस के बाद चुनाव आयोग ने अपने संज्ञान में इस मामले को लिया है। इससे पहले यहीं तेलंगाना की रियासत की बात कर लेते हैं। केसीआर पर 48 घंटे की पाबंदी लगा दी गई थी फौरन, एक स्टोरी के बाद, एक वाकये के बाद। नवनीत राणा को लेकर अभी तक कोई रुख नहीं किया गया है। कितना वक्त लगता है ऐसे मामलों में? इसमें ऐसा में लगता है कई बार जितनी भी हमारी हेड स्पीच के लिए तो साफ तौर पर कहा था अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि हेड स्पीच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, सख्ती से कार्रवाई होगी। और हेड स्पीच को आज कम से कम अब 24 घंटे पूरे होने वाले, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, इसमें दो तरीके से कार्रवाई होती है। एक तो सो मोटो अगर सारी जो हमारे विभाग है चाहे वो जी वो उसको अगर गौर से अगर शिकायत की जाती है, मीडिया का जमाना है, एक्ट है, हेल्पलाइन नंबर तमाम तरह जारी किए गए हैं। अगर शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान लेता है और निर्णय देता है। हालांकि मैं भी लगता है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा जो बहुत है, तो ओरिजिनलिटी जो है उसकी जो बात इनकार नहीं किया जा रहा है कि राणा ने जो कहा है वो डीफेक है। ओरिजिनलिटी साबित करने के लिए इस तरीके से किसी चैनल से या और अन्य संस्थान से, या हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन का वहाँ पे ग्राफर मौजूद रहता है। जब भी बड़ा कार्यक्रम होता है किसी बड़े नेता का, तो उसको जिला प्रशासन की तरफ से ग्राफर मुहैया करवाया जाता है, तो वहाँ सारी रिकॉर्डिंग करता है। जो संबंधित अधिकारी हैं वो जांच कर रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा इस बात वो भी इलेक्शन कमीशन के बारे में न देंगे, तो थोड़ा समय लगता है जांच करने में, उसके बाद निर्णय पे आने के लिए। लेकिन इस बात इनकार नहीं किया जा सकता, कमीशन जल्द से जल्द इस चीजों का संज्ञान लेगा। संभावना ये भी है पर नवनीत राणा के रोक लगा दी जाए जैसे पार्टी में। लेकिन सवाल वही होता है कि कर देने से हमारे नेताओं की जिस तरह के बयान चाहे पार्टी वो थम जाएंगे, बिल्कुल लगता मेरा बिल्कुल ऐसा है जी, संभव नहीं है। कुछ बड़ा एक्शन लेना होगा, नियम जरूर बनाना होगा। हालांकि बिल्कुल सख्त नियमों की भी जरूरत है और फौरी एक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत मैं यहाँ पर समझता हूँ। अगर इतना बड़ा हेड स्पीच है जहां पर दो समुदायों में अगर तनाव बढ़ जाता है तो फौरी वहां पर एक्शन होने जरूरी, क्योंकि उसके अगले दिन सुबह उठकर फिर वो मीडिया में इसी तरह का एक और बयान दे देती है। उसका जिक्र फिलहाल नहीं करते हैं। श्रीनिवास जी, आपसे ये जरूर मैं जानने की कोशिश करूंगा, इलेक्शन के आगाज में ही असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि माधवी लता को यहां से टिकट देना, इसके पीछे बीजेपी की मंशा ये है कि हैदराबाद की आबो हवा को वो खराब करना चाहते हैं, यहां पर भी एक नफरत का बीज बोना चाहते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? आगाज में कह दिया था उन्होंने। बिल्कुल, ये इनका स्पेकुलेशन है जी। कैंडिडेट चुनना ना चुनना हमारे पार्लियामेंट कौन सा कैंडिडेट को टिकट देना हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ में है। वो उनका कोई हक नहीं बनता कि हाँ वो बाहर से कुछ भी कमेंट करते रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कुछ किसी ख्याल में जाए, वो उनका संवैधानिक हक है। मगर माधवी लता जी को टिकट दिया है पूरे प्रोसेस फॉलो करके हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी और जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। बस खत्म। इनका जो ये बयान है, इस बयान से इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा नहीं करेगा ये एक बात का सवाल है। कार्रवाई से पहले जो ये बयान अवाम तक पहुंच चुका है, लोगों के बीच में फैल चुका है, इसका असर वोटिंग के दिन 13 तारीख को देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको, या परवाह नहीं करती आम जनता ऐसे बयान के? देखिए, ऐसे मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, आपको ये साइड में जितने आपको नॉट ओनली बीजेपी, बहुत सारे लोग आपको अगर आप मेजर करें, समाजवादी, बीएसपी, आप कांग्रेस, रीजनल पार्टीज, देखिए आप तो लगता है तमिलनाडु का वो डेंगू मलेरिया सनातन धर्म बर्बाद करने को वो सबसे बड़ा स्टेटमेंट ही भूल गया। आप उतना वो तो हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहे थे। यहाँ तो एक स्टेटमेंट, वो काउंटर स्टेटमेंट है, वो रेटोरिक में हुआ है। और मैं समझता हूँ पूरी संज्ञान लेगी इलेक्शन कमीशन, वो उनको डिसीजन लेने दीजिए। यहाँ हम बैठ के स्पेकुलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही जवाब आपका मैंने सुना और लिया है।
पिंटू विपिन तोमर जी, आपके पास आ जाते हैं। आपसे मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो माहौल मुल्क में बन चुका है, लोकसभा चुनाव जिस दिशा में इस वक्त बह रहा है, असल मुद्दे कहीं ना कहीं बिल्कुल हाइड है, ये बात आपने अपने जिक्र में भी दोहरा दी है, लेकिन क्या वो असल मुद्दे होने चाहिए थे जिस पर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल नहीं, इस तरह की बयानबाजी को तो बिल्कुल कराया जा सकता। मैं 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार। या फिलहाल की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। क्या उनका कभी आपने कोई बयान, क्या कभी उन्होंने कोई ऐसे इस तरह का ट्वीट किया, ऐसा लगता हो कि 2 वर्गों के बीच या समाज के बीच कहीं से उन्होंने दरार पैदा करने की कोशिश? तो ऐसा नहीं है। जो अच्छे काम करते हैं लोग उनको लगातार सुनते हैं और देखते हैं। क्योंकि हम पुराने समय में लगातार कंटिन्यू रहे। नवीन पटनायक सबसे मुख्यमंत्री हैं, सोशल मीडिया है, तो उनका कोई एक बयान आप मुझे ऐसा दिखा दीजिए। कोई भी विवादित बयान इनका सुनने को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही जी। और उसके बाद सुनामी जैसी चीज जब उड़ीसा में हिट हुई तो आप देखिए कि सबसे कम नुकसान, हालांकि ऐसा नहीं है नुकसान नहीं हुआ, नुकसान होता है, लेकिन जब हिट हुई तो किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। इस बात को लेकर जनता पसंद करती है। तो विकास का जो मॉडल है, जो रोड मैप है, आप इन बातों से जो किसी दरार डाल के आप ज्यादा राजनीति नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है। अब देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब की बात करूँ, उनका भी किसी तरह का बयानबाजी तरह का लेता था और तो जमानत नहीं मिली है। बहुत सारे नेता हमारे ऐसे हैं जिनका, साथी प्रज्ञा की अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया था उसके लिए नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में माफी मांगी। तरह का शब्दों का प्रयोग किया, उनका टिकट काट दिया गया, साथी प्रज्ञा का टिकट काट दिया गया, सिंह का जो है वो टिकट काट दिया गया, परवेश वर्मा का टिकट काट दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े नेता हैं वो इन चीजों पे गौर नहीं करते हैं। कोर्ट भी गौर करता है, इलेक्शन कमीशन गौर करता है, लेकिन इस तरह की बयानबाजियों से खासतौर से चुनाव में बचना चाहिए। आप बताना चाहिए कि जैसे श्रीवास जी ने भी बताया, मैं उस बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में क्या किया, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को गौर करना चाहिए। श्रीवास जी को जो है स्टार प्रचारक बना के जगह जगह भेजना चाहिए। कम से कम बताएंगे तो फिर 10 साल में क्या किया। जो और नेता खासतौर से प्रधानमंत्री को बताने में हिचक रहे कि उन्होंने क्या किया, लेकिन वही एक सवाल श्रीवास जी उठता है कि उन्होंने बताया कि कितनी व्यक्ति आय कितनी हुई, कितनी बड़ी, तो हमारे ऊपर लोन कितना बड़ा है, जो कर्जा था हमारे ऊपर वो भी काफी बड़ा है। उसको भी अगर 5 साल में हम ये बता पाते किस तरीके से हम उसको उतारेंगे, या जो एक मैं अगर अपनी बात करूं वो पर्सनल कर्जा है देश के हिसाब से, तो मैं कब तक निजात पाऊं? श्रीनिवास जी, देश पर बढ़ते कर्जे को लेकर के सवाल कर रहे हैं विपिन तोमर जी, जवाब आपसे। देखिए, कर्जा आप उस टाइम लेते हैं जब प्लान एक्सपेंडिचर होता है आपके, एज कंपेयर टू आपको जो रिसीव्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2024-25 का मैं बजट ले लेता हूँ, 30 लाख करोड़ 30-32 लाख करोड़ का आवक है आपका, और आपका एक्सपेंडिचर है 45 लाख करोड़ का। अब वो ये जो डेफिसिट है आप एक्सटर्नल एजेंसी से बोरो करके आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में करोगे, तो ये एक फोरकास्ट है कि इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हाईवेज, आपके मोटरवेज, आपके वाटरवेज, तो हमारा इकोनॉमी में इतना असर पड़ेगा, इतना परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ेगा। बिल्कुल सही। उसके हिसाब से हम उसको लोन रिबेटमेंट करेंगे, ये सब कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसके हिसाब से इसका लोन जो हमारे मित्र ने जो बोला है वो करेक्ट है, लोन लेते हैं। और लोन जो एज कंपेयर टू अदर आपके डेवलप कंट्रीज में हमारा जो रेशियो है वो बहुत सेफ लेवल पे है। हम वो अलार्मिंग स्टेज में नहीं है, इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं तो बिल्कुल मैं आपके जवाब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल सही है, लेकिन यही जवाब तब क्यों नहीं समझ में आता जब बीजेपी प्रवक्ता सवाल उठा रहे होते हैं पंजाब और दिल्ली पर कर्जे को लेकर के। जब सवाल उठाते हैं तो क्या उन्हें नहीं लगता कि वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को लेकर के कर्जा बढ़ सकता है? देखिए, वहां आके क्यों बंद हो जाती है? देखिए, पंजाब और हरियाणा में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जी। हाँ, सॉरी, पंजाब और दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो उनका पहले से जो फिजिकल जो डेफिसिट है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में है, उसको और उन्होंने वाइडन किया है फ्री बीस के वजह से, और इतना वाइडन कर दिया है कि आपको पावर सेक्टर और आपका इंडस्ट्री जो है वहां से उड़ के उत्तर प्रदेश और बाकी स्टेट्स में आ रहा है। और दिल्ली में खासकर आपका जल बोर्ड सरप्लस था,
जब इन्होंने टेक ओवर किया। अभी सबसे ज्यादा घाटा उसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में और घाटा आपको मिलेगा। देखिए ना, ये मिसमैनेजमेंट, प्योर मिसमैनेजमेंट है। आपको जब तक आपके पास कोई विजन नहीं है, अगले 10 साल का रोड मैप नहीं है, तो आपका ऐसा ही घाटा होता रहेगा। गुजरात के बढ़ते कर्जे का भी जिक्र आप कर दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। देखिए, ओके, रहते हैं अभी टॉपिक पर, रहते हैं अपने, आखिरी कुछ वक्त बचे हैं आज। मुझे पता है जी, मुझे पता है, आप एक गुजरात का कोई बात छेड़ेंगे नहीं तो आपको आपका डिबेट बंद नहीं होगा। मुझे पता था ये बात। देखिए, गुजरात में भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें वहां पे भी कर्जा है, मगर जो मोस्ट वनरेबल स्टेट्स अभी फिलहाल जो एज पर आरबीआई है, आंध्र प्रदेश, आपका केरला, पंजाब, ये प्रॉब्लम में है। यहाँ पे श्रीलंका जैसी हालत हो रही है। मैं ओपनली बोलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुआ है, हकीकत है, और इनको यहाँ पे करना पड़ेगा। और हमारे तेलंगाना का भी अगर हम सुधरे नहीं तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, क्योंकि वो जो 3.5 लाख का जो कर्जा हमको छोड़ के गए हैं हमारे विरासत में, वो और अगर और बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, डिबेट का आखिरी वक्त है, 2-3 मिनट बच रहे हैं, एक बार वापस हेड स्पीच वाले मुद्दे पर ही आ जाते हैं और यहीं पे अपने इस प्रोग्राम का जो है वो अंजाम भी हम देंगे। मुल्क में अब तक के जो इंतखाबात रहे हैं उनमें इस तरह की ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी हेड स्पीच को लेकर के कुछ बयानबाजी हमने देखी नहीं, लेकिन इस साल वाकई में स्तर बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। पिंटू विपिन तोमर जी, क्या वो इक़दामात उठाए जाने चाहिए, क्या वो कदम उठाने जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या जो हुकूमतें बरसर इक़्तिदार में आ जाए उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए ताकि आगामी इंतखाबात में इन तरह के जो पर्सनल अटैक्स हैं, आज एक सांसद और एक विधायक को मारने की धमकी दी गई, तो ये अपने आप में संविधान को खत्म करने वाली बात है कि 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटा दे तो संविधान यहाँ भी खतरे में आ जाता है। बहुत ही बड़ा ये इशू था, बहुत हल्के में इसे सब इस वक्त ले रहे हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा लास्ट में, यही सवाल मेरा आपसे। लगातार बदलाव आ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जनता सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विवाद चल रहा है, बहस हुई है, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ है कि पता चलने लगा है कि कितना पैसा मिला और किससे मिला। उसी तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ तरह की कदम जरूर उठाए जाएंगे कि नेताओं को सबक मिल सके। बेहद जरूरी है कि हमें इस समय हम जिस कंडीशन में हमें हेट स्पीच नहीं चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद से ज्यादा मसला नहीं है। हमें आने वाली अपनी पीढ़ी को क्या देते जा रहे हैं, क्या हम उनसे स्वस्थ और शिक्षा, क्योंकि वो चीज जो है वो मुफ्त जरूर होनी चाहिए इस देश की आबादी है। हम उनको स्वास्थ्य में कहाँ लेके जा रहे हैं, हम उनको शिक्षा में कहाँ लेके जा रहे हैं। आज भी हमारे पढ़ने के लिए विदेश में क्यों जाना पड़ता है? आज भी अगर वो काबिल है, पैसे वाला है, वो विदेश में अपना इलाज करवाने जाता है। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और जनता इन सवालों को लेकर जागरूक हो चुकी है। आने वाले समय में मुझे बिल्कुल लगता है कि किस तरह के बड़े फैसले इलेक्शन कमीशन को जरूर लेगा, जिससे इस तरह की बातों के विवादों के रोक लगे। श्रीनिवास जी, 3 फेज में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, 4 फेज और बचते हैं, क्या कुछ स्टैंड रहेगा आपका इस पर? क्या आगामी जो फेज नजर आ रहे हैं वहां भी हेड स्पीचेस का इस्तेमाल किया जाएगा? होता है तो गलत बात है ना आपके मुताबिक भी? तो देखिए, हेड स्पीचेस, नॉन हेड स्पीचेस, एक कहावत है इंग्लिश में, इट टेक्स 2 to tango, मतलब कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप ये शुरुआत कहाँ से होती है, वो उसका अगर रूट कॉज देखें, ये हमने नहीं किया, ये तो कांग्रेस का धरोहर है ये। अब अगर राइट टू रिप्लाई, अगर हम बोले, अगर हम ये बोले कि भाई अगर आप ऐसा करें तो ये हो सकता है, दिस आर द पॉसिबिलिटीज, दिस डजंट मेक हेट स्पीच। हाँ, व्यक्ति विशेष या पिन पॉइंटेड या जो स्पेशल केसेस होते हैं, दैट वो लॉ है डील करने के लिए। मगर जो जैसे उत्तर प्रदेश में है, बोटी बोटी काट देंगे, वो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था लास्ट इलेक्शन में। अब तक उनको टिकट पर टिकट मिला जा रहा है। अब कांग्रेस क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले थे ना। चलो, अगली डिबेट में फिर करेंगे आपसे मुलाकात और इसी पर रहेंगे जारी, क्योंकि टिकट तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को भी जरूर मिला है। बेबाक मुंसिफ में आज हमने इस मुद्दे पर तफसील से की है बातचीत कि क्या वो मुद्दे होने चाहिए थे जो वाकई में अवाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन किन मुद्दों पर यह इंतखाब अपने 3 फेज के बाद पहुंच चुका है। 4 फेज और भी बचते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल को प्यार, मोहब्बत और शांति से निपटाया जाए, ताकि जो हुकूमत मरकज़ में कायम हो सके वो वाकई में देश में मोहब्बत और अमन कायम करने की असली मिज़दाक बन सके। बेबाक मुंसिफ में आज फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।